एक छोटे से एरिया में करोड़ों की पॉपुलेशन है। हम पूरी साल भर जहरीली फिजाओं में सांसें लेते हैं। दिल्ली में अगर आप जाओ तो वहाँ की रोड जा कर के देखो, तो धूल और मिट्टी होती है, वही एयर पॉल्यूशन है। इंस्टॉल करने के लिए केजरीवाल ने 68 लाख रुपए खर्च करे थे और इसी बात के एडवर्टाइजमेंट के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च करे थे। आज अगर आपको स्वच्छ हवा चाहिए तो आपके पास रुपए होना जरूरी है। आपका जो एक छोटा सा बाल है ना, उसके जब हम 30 टुकड़े कर देंगे, जो सबसे बड़े पार्टिकल होंगे PM 2.5 के, वो हमें मिलेंगे। तो हमारे इंडियन सेंसर हैं, उनकी अपर लिमिट 500 है। 500 के ऊपर वो मेज़र नहीं करते हैं। ये जहाँ पर सेंसर लगाए गए थे वहाँ पर उन्होंने स्प्रिंकलर से छिड़काव किया पानी का। कोरियन सैटेलाइट ने इसे मेजर करा कि पराली बहुत ज़्यादा जलाई जा रही है। This is New Delhi, the capital of India. And 83 of them are in one country, India. The air quality recorded in the very poor category. India's national capital, New Delhi, continue to choke under air pollution. It's because India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore. Our politicians are on the job. They're making memes to mock each other. Severe air pollution as the air quality index in the national capital. Vehicle movements restricted. Construction banned. दुनिया में हर मिनट 13 लोग अपनी जान गंवा देते हैं केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से। दुनिया में 6.7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हो जाती हैं केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें से कि 2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ अकेले इंडिया में होती हैं, जिसकी वजह से इंडिया को $95 बिलियन और वर्ल्ड को $5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। अगर ये नंबर आपको छोटा लग रहा हो तो अभी इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है और वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। WHO की गाइडलाइन से 10 टाइम्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। चलो कहीं तो पाकिस्तान हमसे आगे निकला। और अगर हम 100 सिटीज़ की बात कर लें जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड हैं वर्ल्ड में, उनमें से 99 सिटीज़ अकेले एशिया में हैं और इन 99 सिटीज़ में से 83 सिटीज़ हमारी कंट्री में हैं। टॉप 3 मोस्ट वर्ल्ड पॉल्यूटेड सिटीज़ ये हैं जो कि आप देख सकते हो। जिंदा रहने के लिए केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाना, पानी और हवा। खैर, खाना और पानी के बिना तो कुछ दिन गुजारे जा सकते हैं, लेकिन हवा के बिना चंद सेकंड गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमारी जो हवा है वो दूषित हो चुकी है, उसमें जहर फैल चुका है। वर्ल्ड की 99% पॉपुलेशन जहरीली हवा कंज्यूम करती है। दिल्ली में एक दिन रहने का मतलब होता है कि आप 50 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो। हालांकि दुख वाली बात यह है कि आपके लंग्स भी खराब हो रहे हैं और सिगरेट का मजा भी नहीं ले पा रहे हो। और अगर आप दिल्ली में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी ज़िंदगी के 12 साल कम हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 पर जा चुका है। केवल वर्ल्ड में ये 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कि सांस लेने लायक है, जहाँ की हवा दूषित नहीं है। खैर, इतना डाटा काफ़ी है ये बताने के लिए कि एयर पॉल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। एयर पॉल्यूशन को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो इतना समझो कि जो अमीर लोग हैं वो बाद में मरेंगे। सबसे पहले इसे हमें भुगतना पड़ेगा। कम से कम पहले हवा हमें फ्री में मिल जाते थे। हम ये बोलते थे कि पानी बोतलों में पैक होने लगा है, लेकिन आज अगर आपको स्वच्छ हवा चाहिए तो आपके पास रुपए होना ज़रूरी है। कई ऐसे थीम पार्क बनाए गए हैं कि जहाँ पे आप प्योर ऑक्सीजन लेने के हज़ारों रुपए पे करते हो, या जो अमीर हैं वो अपने घर पर फिल्टर लगवा सकते हैं जिससे कि उन्हें प्योर ऑक्सीजन मिले। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? अब इसी से आप समझ सकते हो कि एयर पॉल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन इस एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हम किसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं? हमारे वातावरण में जो हवा है उसमें जब कुछ फिजिकल, केमिकल या फिर कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। वो स्मोक हो सकती है, गैस हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। और इसमें बड़ा फेमस पार्टिकल है PM 2.5, उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। जब ये सारे पार्टिकल्स और जब हमारे वातावरण में कई जहरीली गैसेस मिल जाती हैं तब हम उसे एयर पॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इससे कई घातक बीमारी हो सकती हैं जिनका इलाज एक आम आदमी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। COPD, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, लंग कैंसर, इतनी बड़ी और हार्मफुल बीमारी हो सकती हैं। अभी हमने एक पार्टिकल की बात करी थी PM 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5।
2.5 इसकी साइज की वजह से इसका नाम है। एक और पार्टिकल होता है PM10। जब भी कंबसन होती है या कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो वहाँ पर ये रिलीज होता है। और अगर मैं आपको इस PM2.5 पार्टिकल का साइज बताऊँ तो ये इतना होता है कि आपका जो एक छोटा सा बाल है ना, उसके जब हम 30 टुकड़े कर देंगे, उसे 30 टाइम छोटा कर देंगे, तो जो सबसे बड़े पार्टिकल होंगे PM2.5 के वो हमें मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना छोटा पार्टिकल होता है और इसी की वजह से ये जल्दी हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए ये पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये लंग्स में जाता है, हार्ट में जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का, जो अभी हमने डिस्कस करी थी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और लंग कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती हैं। और अगर अभी भी आपको लगता है कि PM2.5 कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये सुनो कि 4 मिलियन जान हर साल इसी की वजह से चली जाती हैं। तो ये कितना ज़्यादा घातक है इसे समझ सकते हो आप। अब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तय करा जाता है कि जैसे 0 से लेकर के 50 के बीच में है तो अच्छा है, 50 से ऊपर है तो भी वो चल जाता है, उसके ऊपर जब 200 तक जाता है तो थोड़ी कंडीशन बेकार होने लगती है, जब 300 जाता है तो कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, और 400 और 500 तो सीवियर प्लस कंडीशन आ जाती है। अब आपको कुछ डाटा मिल रहा होगा जो बता रहे होंगे कि अभी इंडिया में 500 के समथिंग कुछ है AQI, और कुछ डाटा हमें बताता है कि AQI हमारा 1600 है। तो हालांकि ये दोनों ही डाटा ठीक हैं, क्योंकि जो हमारे इंडियन सेंसर हैं उनकी अपर लिमिट 500 है, 500 के ऊपर वो मेज़र नहीं करते हैं, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। इसी वजह से उनका डाटा है कि हमारे यहाँ पर 1600-1700 तक भी AQI पहुँच चुका है। अब AQI को मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि आपका ग्राउंड लेवल ओजोन कितना है, PM2.5, PM10 कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड और अमोनिया, ये एलिमेंट कितने ज़्यादा मौजूद हैं, जिससे कि हमें एयर क्वालिटी का भी पता लगता है। और अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, डस्ट है, स्मोग है, इन चीज़ों से हमें पता चलता है। और जो ये वर्ड स्मोक है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, एक फॉग और स्मोक। स्मोक में कई हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, घरेलू सामान जो जलाया जाता है उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। PM2.5 होता है वो स्मोक होता है, और जब ये फॉग से मिल जाता है तो स्मोक बन जाता है। और आम भाषा में केवल इतना समझो, जो धूल और मिट्टी होती है वही एयर पॉल्यूशन है। और इसी का एक बड़ा गजब आगरा के अंदर इंसिडेंट से देखने को हमें मिला कि वहाँ पर अथॉरिटीज़ की हम ये दिखा सके हमारे यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, उसके लिए जहाँ पर सेंसर लगाए गए थे वहाँ पर उन्होंने स्प्रिंकलर से छिड़काव किया पानी का, जिसकी वजह से जो भी स्मोग फॉग थी वो दब गई, और वहाँ पर एयर क्वालिटी जब मेज़र करी गई तो वो बेहतर निकल के आई। तो अब हम डाटा पर भी रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्या पता वहाँ पर अथॉरिटीज़ क्या झोल कर रही हों। अब एयर पॉल्यूशन की वजह की बात कर लेते हैं कि किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट की एक तो सीजनल है, जैसे कि जो सर्दी के कुछ महीने होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है, और बाकी पूरे साल भर जो एयर पॉल्यूशन रहता है, ये 2 फेज हो सकते हैं। तो जो अभी सीजनल है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है वो है पराली। ये आप देख सकते हो मैप में कि जो भी गंगेटिक प्लेन का रीजन है, नॉर्थ इंडिया है, इस टाइम पर यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका जो मेन रीज़न है वो ज्योग्राफी भी है, और उसके साथ पराली जलाई जाती है। किसान यहाँ पर धान की खेती जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान में करते हैं, तो जब फसल काटी जाती है, फसल काटने में और अगली फसल गेहूं की लगाने में केवल 2 से 3 हफ्तों का टाइम होता है, जिसकी वजह से पराली का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे वहीं पर जला दो, तो अगली खेती हम जल्दी कर सकते हैं। इस वजह से किसान खेतों में पराली जला देते हैं। अब पराली लगभग 35 मिलियन टन जलाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा PM2.5 और भी कई हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मौजूद हो जाते हैं। और इस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में ठंडी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से थर्मल इन्वर्जन इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे आने लगती है, क्योंकि जो ज़्यादा कोल्ड एयर होगी वो भारी हो जाती है, भारी होकर वो नीचे आती है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर फैल नहीं पाते हैं। अगर वही वार्म एयर होती तो इधर उधर उड़ती, जो भी पार्टिकल होते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेंस हो चुकी है तो ये ग्राउंड पर आ जाती है, जिसकी वजह से जब आप सांस लेते हो तो यही पार्टिकल्स आपके अंदर चले जाते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का। अब चलिए अपने किसान वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर पराली जलाने का मेन कारण ये है क्योंकि अब जो खेती हमने करी है राइस की,
उसके बाद हमें गेहूं की खेती करनी है। अब वहाँ पर ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम इसे डिकम्पोज कर सकें पराली को, इस वजह से वो पराली जला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई तरीके लेकर के आए थे, जैसे कि एक डिकम्पोजर केजरीवाल लेकर के आए थे, जिसे कि इंस्टॉल करने के लिए केजरीवाल ने 68 लाख रुपए खर्च करे थे और इसी बात के एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च करे थे। ये पराली इस टाइम पर सबसे बड़ा कारण बनती है एयर पॉल्यूशन का। लगभग 35 से 45% जो एयर पॉल्यूशन होता है इसी की वजह से होता है। अब यहाँ पर जो कुछ और मेजर लिए जा सकते हैं, जैसे कि मल्चर मशीन का यूज़ करा जा सकता है या फिर पूसा डिकम्पोजर का यूज़ करा जा सकता है। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये है कि डिकम्पोजर का यूज़ करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जबकि 2 से 3 हफ्तों में नेक्स्ट फसल हमें लगानी है। और अगर हम रोटावेटर का यूज़ करते हैं तो ये तो हर जगह पे रोटावेटर मौजूद नहीं है, हर पंचायत में आपको रोटावेटर नहीं मिलेंगे देखने को, और फिर उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो किसान इतना कॉस्ट कैसे बियर कर सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, कि सरकार कहती है कि इतनी गारंटी हमारी है कि अगर आपका नहीं बिच रहा है तो 2300 रुपये में हम खरीद लेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर MSP अच्छी मिलती है तो किसान बार बार केवल यही 2 खेती करते हैं, या तो धान की खेती करेंगे या गेहूं की खेती करेंगे, जिससे कि जो पराली बचेगी बाद में उसी पराली को जला देते हैं। और जिस वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, क्या वो चावल खाने लायक भी होते हैं? अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड और वेडिसाइड बहुत ज़्यादा डाली जा रही है, और जो उसमें पानी भी लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है धान की खेती में, तो वो पानी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जिसमें कि आर्सेनिक जैसे बहुत घातक कंपोनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट वो छोड़ जाता है। वो चावल बिल्कुल भी किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो ना तो इसमें हमें कोई सेहत देखने को मिल रही है, बहुत सी कंट्रीज़ ने तो इसे बैन भी कर रखा है, ना ये चावल हमारे खाने लायक है, और इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो सब्सिडीज़ को कट ऑफ करना चाहिए, और फिर किसानों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करा जाना चाहिए जो कि पराली से एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि पराली से कई पेपर जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ऐसी इंडस्ट्री लगेंगी तो इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और उसी के साथ किसानों का भी फ़ायदा होगा। और ये आप पंजाब का डेटा देख सकते हो, जो शो कर रहा है कि रेगुलर पराली जलाने में कमी आ रही है। बट इन रियलिटी किसानों को किसी तरीके से पता चल गया कि जो नासा की सैटेलाइट है वो केवल 2-2:30 बजे तक ही मॉनिटरिंग करती है फील्ड की, उसके बाद नहीं करती है। तो सबसे ज़्यादा पराली 5 बजे के आसपास जलाई जाती है, और सैटेलाइट उसे मेज़र भी नहीं कर पाती है। और ये तब पता लगा जब एक कोरियन सैटेलाइट ने इसे मेज़र करा कि पराली बहुत ज़्यादा जलाई जा रही है, लेकिन नासा की सैटेलाइट उसे कैप्चर भी नहीं कर पा रही है। आजकल हमारे किसान भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। और इसी टाइम पर जो दूसरा एक और सीजनल फैक्टर निकल के आता है, क्रैकर बर्निंग, क्योंकि दिवाली और दशहरा का टाइम है, इस टाइम पर पटाखे जलाए जाते हैं। हालांकि उनसे भी कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कई कंपोनेंट हार्मफुल होते हैं, और कई पार्टिकल भी हार्मफुल होते हैं। और जब भी कुछ कंबसन करा जाता है तो वहाँ पर PM 2.5 तो मिलता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव इतना है कि आप केवल दशहरा और दिवाली पर बैन लगाते हो। अगर आपको बैन करना है तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक कंप्लीट पटाखों पर बैन लगाना चाहिए, कि ना दिवाली, ना दशहरा, ना क्रिसमस, ना न्यू ईयर, ना ही किसी के बर्थडे पार्टी, इवेंट, मैरिज, पॉलिटिकल इवेंट, किसी में भी पटाखे इन 4 से 5 महीनों में अलाउ नहीं करे जाएंगे। तब तो ठीक लगता है, लेकिन जब आप केवल एक रिलीजन के एक फेस्टिवल को टारगेट करते हो, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब ये तो थी सीजनल एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता था, लेकिन नॉर्मल हमारी कंट्री में बड़ी सिटीज़ में 200 से लेकर के 300 के बीच में AQI नॉर्मली रहता है। और ये कितना घातक है समझाता हूँ। 2014 में पेरिस में AQI 200 के आसपास पहुँच गया था, PM 2.5 इंक्रीज़ होने लगा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एकदम फ्री कर दिया, उनके लिए ये नेशनल इमरजेंसी की तरह था। उन्होंने कहा, अपील करी लोगों से कि अपने पर्सनल जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ आप मत करो, और उन्होंने उसे कंट्रोल में कर लिया। और मैंने आपको अभी ये ग्राफ भी दिखाया था कि केवल 0 से 50 के बीच में AQI हेल्दी होता है, उसके बाद नहीं होता है। जबकि हमारी कंट्री में पूरी साल भर वो 200 से 300 के बीच में रहता है। हम पूरी साल भर जहरीली फिजाओं में सांसें लेते हैं, और ये इन 2 महीनों से ज़्यादा घातक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो
उससे आपका वजन नहीं बढ़ता है, जबकि आप पूरे साल भर थोड़ा ज़्यादा खाते रहते हो उससे आपका वजन बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब पूरे साल भर हम जहरीली हवा में रहते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा घातक है, और उसमें रोल पराली का नहीं होता है, उसमें रोल होता है व्हीकल्स का, इंडस्ट्री पॉल्यूशन का और डस्ट का। अगर मैं केवल दिल्ली की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में दिल्ली में व्हीकल्स लगभग 20% पॉल्यूशन करती हैं, और कोई डाटा बताता है कि ये 50% तक भी जाता है कभी कभी। और जो डस्ट है वो 40% पॉल्यूशन की जिम्मेदार है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हो, वहाँ पर किसी भी सरकारी जो गाइडलाइन है उसका बिना पालन करे कंस्ट्रक्शन करा जाता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन कहती है जब भी आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हो वहाँ पर एक ये हरा पर्दा या फिर पन्नी से उसे कवर करा जाना चाहिए जिससे कि धूल ना उड़े, लेकिन कितना ये फॉलो होता है ज़रा मुझे बताओ। गवर्नमेंट कहती है कि वाटर स्प्रिंकलर्स का ऐसी जगह पर परमानेंट यूज़ होना चाहिए, लेकिन हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर आप स्प्रिंकलर का यूज़ करोगे तो धूल नहीं उड़ेगी, और जब धूल नहीं उड़ेगी तो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हम वो भी फॉलो नहीं करते हैं। हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और जो हमारी इक्विपमेंट हैं वो बहुत पुराने हैं, जो कि ना तो AQI को मेज़र कर पाते हैं और ना उसे रिड्यूस कर पाते हैं। हमारे जो पावर जनरेशन फैक्ट्रीज़ हैं उनके पास ऐसे इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं है जो कि एयर क्वालिटी को दुरुस्त कर सकें। अब हम व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। IIT दिल्ली की रिपोर्ट बताती है ये जो 20% व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करती हैं, इसमें से भी 33% टू व्हीलर और 46% ट्रक और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो टू व्हीलर वाले हैं ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो ऑफिस या फिर कॉलेज जाते हैं। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होता, अफोर्डेबल और अवेलेबल होता, तो लोग अपनी पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ ना करते। और इससे भी ज़रूरी यह है कि हमारी सिटी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। दिल्ली की पॉपुलेशन आप देखो, एक छोटे से एरिया में करोड़ों की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से आप कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो लेकिन वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। इसे कम करने का केवल एक तरीका है ग्राम स्वराज। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वो बहुत कम है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में से, रूरल इंडिया में से माइग्रेट करके लोग Tier 1 सिटी में जाते हैं और उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप कहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त करोगे या कहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओगे। और भी दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली में अगर आप जाओ तो वहाँ की रोड जा कर के देखो, रोड इतनी वाहियात रोड है, हर जगह खुदा है। कुछ मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ पे ऑटो वाले तक जाने से मना कर देते हैं, इतनी मिट्टी हो रखी है, पूरी रोड खुदी रखी है। दिल्ली सरकार ने कब कहा था कि हम इसे पेव्ड रोड में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी वो पेव्ड रोड में कन्वर्ट नहीं हुई, अभी भी कच्ची रोड है, हर जगह खुदा पड़ा है। और जब हर साल सर्दी आती है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे रोकने के लिए कुछ ये मेजर ले लिए जाते हैं, जैसे कि ट्रक की एंट्री बैन कर दी, ऑनलाइन एजुकेशन कर दी, डीजल व्हीकल्स पे रोक लगा दी गई, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर दिया। लेकिन इनसे क्या मतलब है जब हर साल यही होना है। अगर हमें सच में सॉल्यूशन देखना है तो हमें टाइट अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, टारगेटेड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा EV को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही बनाना पड़ेगा, और हमारी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें नए इक्विपमेंट हो, इनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा जो कि पॉल्यूशन ना करें, और MSP को कम करना पड़ेगा जिससे कि किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकें। और इन सबसे भी ज़रूरी बात कि हमें ग्राम स्वराज की ओर जाना पड़ेगा। जो मेरा मिशन स्वराज है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हम गांव में ही ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दें कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जब ऐसा होगा तब भारत का विकास हो सकता है, तब हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर हो जाएगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता राजनीति के सिवा।